पूछ के तो कर ही सकते हो, कॉपीराइट लगा के परमिशन विद परमिशन कर सकते हो बिना ना, कुछ ही नहीं कर सकते। बिना कुछ नहीं कर सकते, यू आर ऑथराइज्ड। अब कॉपीराइट जो होता है ना, कॉपीराइट सिर्फ जैसे गाने का हमने एक लिया, उसके अलावा कॉपीराइट बहुत सारी चीज़ों का आता है। कोई भी लिटरेरी वर्क, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी आपका ब्रॉडकास्टिंग, कोई एक मूवी है, कुछ भी, कुछ किताब लिखी है, एनीथिंग एट ऑल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, अब फॉर एग्जांपल नाउ आई प्रोवाइड यू द टैक्स की किताब, जो टैक्स की किताब मैंने थोड़ी लिखी है, मैं दूसरे क्लासेस के यहाँ वहाँ से जुगाड़ के तुमको दे रही हूँ, ठीक है। तो फिर ये भी तो चीज़ एक तरीके से, अगर किसी और की किताब में क्लासेस से मैंने पूछा थोड़ी कि मैं यूज़ करूँ ना करूँ, तो क्या ये चल सकता है? हाँ, क्यों मैं इतना ऐसा ओपनली, हाउ एम आई एबल टू टीच यू? तूने पब्लिश कर रखी है, तुम कर सकते हैं, टीच तो कर ही सकते हो। मतलब जब तक मैं उस किताब के ऊपर नीचे बंदे का आप नाम, अपना वो नहीं लगा रहे ना, अपना टैग नहीं लगा रहे। एग्जैक्टली, तो मैं उस किताब के ऊपर अपना नाम नहीं लगा रही हूँ। आई एम ओपनली शेयरिंग यू द बुक विद द नेम ऑफ द ऑथर एंड एवरीथिंग, राइट। सब कुछ क्लैरिटी के साथ आपको बताया गया है। और साथ ही साथ जो भी क्लासेस है या जो भी यूजुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर कोई भी मटेरियल यूज़ किया जाता है टू टीच, उसमें इन्फ्रिंजमेंट नहीं होती। और इन्फ्रिंजमेंट का मतलब आपने को पता है, इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, हाँ, इन्फ्रिंजमेंट नहीं होती। ठीक, यहाँ तक क्लैरिटी है? अच्छा चलो ठीक है। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट 3 लाइन्स पढ़ो, फर्स्ट 3 लाइन्स अप टू द ये फ्रॉम डूइंग सो, अदर्स फ्रॉम डूइंग सो तक पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इतना 16 है फिर भी इतना क्यों ठंडा नहीं कर? पता नहीं क्यों आज से कूलिंग ही नहीं आ रही। कल कौन सा कर रहा है? कल तो फिर भी था, बाहर तो और गर्मी है। हाई कूलिंग करती है। फैन की स्पीड बढ़ा। हाँ, यहाँ तक पढ़ा फर्स्ट 3 लाइन्स, समझ आई? उसके बाद इसी पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन, टुडे कॉपीराइट लॉ हैज एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन नॉट ओनली टू लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क बट ऑल्सो साउंड रिकॉर्डिंग्स, फिल्म्स, ब्रॉडकास्ट, केबल प्रोग्राम्स, टाइपोग्राफिकल अरेंजमेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैव ऑल्सो बीन ब्रॉट इनटू विद इन द पर्व्यू ऑफ कॉपीराइट लॉ। बढ़िया, ये तुम्हारा यूज हो जाएगा जहाँ जहाँ तुम्हें यूज करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉपीराइट? डब्बा सीधा आ जाओ। व्हाट इज कॉपीराइट? चलो, कॉपीराइट और ऑथर्स राइट is a legal term used to describe the right that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright ranges from books, music, paintings, sculpture, films, computer programs, database, advertisement, सब कुछ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर लिखा है, कोई कोडिंग करी है, वो भी एक तरीके का लिटरेरी वर्क हुआ ना, और उस लिटरेरी वर्क का भी कॉपीराइट है, ठीक है। वो भी कोई भी बंदा ऐसे ही बिना पूछे कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन मैम कंप्यूटर कोड के तो पेटेंट भी होते हैं। कंप्यूटर कोड का पेटेंट नहीं होता है क्योंकि वो एक तरीके का इन्वेंशन नहीं है। कोडिंग एक तरीके की लिटरेरी लिखा हुआ काम है, जिस चीज़ को कोई और बंदा लिख ले तब भी। पेटेंट यूजली कोई इन्वेंटेड चीज़ का होता है। तो इन्वेंटेड तो करते हैं उससे। कोडिंग से इन्वेंशन नहीं होती, वो इन्वेंशन में कोडिंग होती है। जैसे कोई अगर कोई नया मशीन, कोई नया प्रोडक्ट बना है जो आज तक कभी था ही नहीं, ठीक है, तो वो इन्वेंशन है कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि मैंने कोई ऐसी मशीन बनाई कि जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, साथ साथ वो सबटाइटल्स आ रहे हैं मेरे नीचे लाइव। ये इन्वेंशन है। ये इन्वेंशन होगी, ठीक है। पर ये पूरी की पूरी इन्वेंशन है, इसके अंदर जो कोडिंग होगी उसका कॉपीराइट होगा, ठीक है। उसके अलावा पेटेंट किस चीज़ का होगा? पेटेंट उस मशीन का, उस टेक्नोलॉजी का, उस सोच का, जो ये मशीन का है, ठीक है। वो मशीन या ऐसी कोई मशीन दोबारा कोई बंदा नहीं बना सकता, ऐसा कुछ सोच लोगे। और साथ ही साथ तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि जैसे मैं भुला दी हूँ, कॉपीराइट जो तुम करते हो ना, जो भी चीज़ें कॉपीराइट वाली होती हैं वो एग्जैक्टली एस्टैब्लिश्ड चीज़ों में होती हैं। मतलब जो कंप्यूटर का कोड होगा, एक मशीन बनी होगी, कोई कंप्यूटर का कोड है तो कंप्यूटर बना हुआ है, कंप्यूटर में आप कोई कोडिंग कर रहे हो, कोई नया फीचर लेकर आ रहे हो, कोई नया ऐप बना रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ों का कॉपीराइट हो सकता है, ठीक है। इन्वेंशन जो होता है, पेटेंट जो होता है, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तुमने नई चीज़ बनाई है उसका पेटेंट होता है, ठीक है। एक्जिस्टिंग चीज़ों में अगर बेटर करोगे, कई बार वो कोडिंग से हो जाता है, दैट इज कॉपीराइट, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोडिंग कॉपीराइट, बढ़िया। यहाँ तक अब अगला तुम्हारा यहाँ तक तो क्लैरिटी है। नेक्स्ट आई थिंक इस पैराग्राफ में ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ना इस पैराग्राफ में लिखी हुई है फालतू सी। अगर मैं ऐसा कहूँ कि
कॉपीराइट उस चीज़ का है जो वजूद में है, ठीक है। विच मीन्स वॉट फॉर एग्जाम्पल कॉपीराइट किसी पेंटिंग का, किसी आर्ट का, स्कल्पचर का हो सकता है। मैंने दिमाग में सोचा कि मैं ना ये पूरे दीवार को ऐसा कुछ पेंट कर दूँ कि यहाँ पर ये बनाऊंगी, वहाँ पर ये बनाऊंगी, सब कुछ ठीक है। और मैंने ऐसा बढ़िया दिमाग लगा लिया, तुम्हारे साथ वो आइडिया शेयर कर दिया, तुमने घर जाके अपनी दीवार पे बना दिया। अब मैंने तुमको पकड़ लिया कॉपीराइट, ये तो गलत बात हो गई, ऐसा वैसा। आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट डू दैट। व्हाई कांट आई डू दैट? बिकॉज कॉपीराइट एस्टैब्लिश्ड एग्जिस्टेंस में नहीं था अब तक, है ना। हाँ मतलब वही, तो मैंने अब तक उस चीज़ को बनाया नहीं था। कॉपीराइट की हुई चीज़ें, लेजिबल टैंजिबल चीज़ों का होता है, कॉपीराइट आइडिया का नहीं होता। पॉइंट समझ में आया? बस ये तुम्हारा अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इफ़ यू रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग, ऐसे कुछ थर्ड लाइन देखो, टाइप ऑफ मटेरियल कम्युनिकेशन, डब्बे के नीचे वाला जो पैराग्राफ है ना, उसकी थर्ड लाइन, जहाँ पर टाइप ऑफ मटेरियल कम्युनिकेशन लिखा है, वहाँ पर कि भाई चीज़ मटीरियलिस्टिक होनी चाहिए। जब वो कम्युनिकेट हो रही है, उस कम्युनिकेशन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर मेरे दिमाग में कोई पेंटिंग आई, मैंने पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग अपने आइडिया, उस पेंटिंग का आइडिया में तो मैं वो पेंट करके कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, तो मैं उस कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में कोई ख्याल आया ऐसे पेंटिंग बनाने का, उसको नहीं कोई प्रोटेक्ट कर सकता। पॉइंट समझ में आया? चलो अगला डब्बा, वाई शुड कॉपीराइट बी प्रोटेक्टेड, थोड़ा फटाफट से। पहला ना समझ आ गया, और कोई जिसको नहीं आया ये सारे क्रिएटिविटी प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपके कॉपीराइट्स प्रोटेक्टेड होंगे, मान लो मैं कोई पेंटिंग बना रही हूँ, वो पेंटिंग प्रोटेक्टेड है, तो आई विल बी एनकरेज ना कि हाँ चलो और बनाते हैं, और करते हैं, और कोई नया गाना बनाते हैं। उससे होगा क्या, अगर मेरा बनाया हुआ चीज़ को सेफली रखा गया है, मैं उस बनाई हुई चीज़ से पैसा कमाने की कोशिश कर रही हूँ और कमा पा रही हूँ, तो मैं और वैसी चीज़ें बनाने के लिए एनकरेज रहूँगी। सिमिलर थिंग हैपेंस विद पेटेंट्स, राइट। आपने कोई बहुत बढ़िया इन्वेंशन की, आपने जैसे इन्वेंशन की सारे लोग बनाने लगे उस चीज़ को, तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ? मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊँ? जब कोई और बनाएगा तब मैं भी बना लूँगी कॉपी करके। इसीलिए ही हम इस इन्वेंशंस को या न्यू चीज़ों को या आपके वैल्यू को और एक्स्ट्रा एनहांस करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि कोई भी बंदा किसी और की बंदे की मेहनत, हार्डवर्क का गलत फ़ायदा ना उठाए। ठीक, दूसरा डब्बा भी पढ़ा, पढ़ो वो भी एक बार, उसमें कुछ लिखा है काम का। इकोनॉमिक राइट्स मिल रही, इकोनॉमिक राइट्स मतलब द राइट टू अर्न फ्रॉम दैट थिंग। चलो यहाँ तक डन। अब अडैप्टेशन, अगला अडैप्टेशन माने क्या? जब आप किसी के बनाए हुए काम को अलग तरीके से पोर्ट्रे करते हो। मैंने कोई किताब लिखी, बंदे ने किताब वो फिल्म बना दी, वो चेतन भगत की बुक में 2-3 बन रखी है, राइट। तो ये सारी हैरी पॉटर भी बना, चेतन भगत की है नहीं अलग एग्जांपल दे रहा है वो। चेतन है, सही में है, सही में है। चलो ठीक है यहाँ तक। तब adaptation means to in relation to a dramatic work the conversion of the work into a non-dramatic work, in relation to literary work or artistic work the conversion of into a dramatic work, है ना। किताब का वो ही बनाना। In relation to literary or dramatic work any abridgment of the work or any version of the work in which the story or action is conveyed wholly or mainly by means of pictures in a form suitable for reproduction in a book or a newspaper, magazine or similar periodicals, right। यहाँ पर मैंने बोला कि ड्रामेटिक था या नॉन ड्रामेटिक था, आपने उसकी कोई कॉमिक बुक बना ली टाइप का, या उस तरीके से आप उसको पोर्ट्रे करें, तो हम इवेंचुअली उसी चीज़ को, उसी स्टोरी
को उसी सिग्निफिकेंटली वही स्टोरी लाइन को आपको बताने की कोशिश करें बट थ्रू अनदर मीडियम, ठीक। उसके अलावा कोई भी म्यूजिकल वर्क एंड अरेंजमेंट और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्क, और साथ ही साथ रिलेशन एनी वर्क एनी यूज ऑफ सच वर्क इन्वॉल्विंग द अरेंजमेंट और अल्टरेशन। तो कोई भी तरीके से अगर आपका म्यूजिकल वर्क है तो म्यूजिकल वर्क का कोई नया अडेप्टेशन, कोई वो लोफी वर्जन आ जाता है, कोई ऐसे अनप्लग्ड वर्जन आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पूछनी पड़ती है, आप ऐसे नहीं बना सकते। अगर आप हाँ अनप्लग्ड में ना ऐसे होता है कि यूजुअली अगर तुमने देखा होगा तो अनप्लग्ड यूजुअली पुराने गानों का बनता है, इफ़ यू हैव नोटिस ऐसा। तो क्योंकि कॉपीराइट की एक लिमिट है, ठीक है, कुछ ऐसा 60 इयर्स ये वैसे लिमिट है, तो कई बार मोस्टली ऐसा होता है कि यूजुअली बाद में बनाते हैं लोग, एकदम पुराने गाने बनाते हैं ताकि अब उनको किसी को पूछना ना पड़े, ठीक है। और अगर आप किसी चीज़ को वर्जन चेंज करो तो आपको पूछना पड़ता है, यू हैव टू, ठीक है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अगला आ जाओ ऑथर मीन्स कौन, बनाने वाला ना उस चीज़ को। तो ऑथर मीन्स अगर लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क है तो ऑथर ऑफ द वर्क, म्यूजिकल वर्क है तो कंपोजर, ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर सोनू निगम ने गाना गाया है तो वो सोनू निगम ऑथर नहीं है, कंपोजर ऑथर है, ठीक है। सोनू निगम को उस चीज़ का पैसा मिलेगा, पॉइंट समझ में आ रहा है? इस चीज़ का प्लीज़ हमेशा ध्यान रखना। वो पता है बीच में आया था, अगर सुना नहीं होगा, वो टेलर स्विफ्ट ने खुद ही अपने गाने अब कंपोज करती है, प्रोड्यूस करती है, क्यों? क्योंकि शी यूज्ड टू सिंग बट शी नेवर यूज्ड टू हैव द राइट्स ओवर दैट सॉन्ग। सो नाउ देन शी मेड कि नहीं, अब से प्रोडक्शन भी मेरा ही है, कंपोजिशन भी मेरी है, सब कुछ मेरा ही है। सिमिलरली अगर आप अब फॉर एग्जांपल अब कोई मूवी है, ठीक है, अब शाहरुख खान किसी मूवी में एक्ट करे तो हर बार अगर कोई मूवी कहीं पर आ रही है या उस मूवी का कोई अडेप्टेशन हो रहा है, या साउथ इंडियन मूवीज़ कितनी सारी हैं जो हिंदी में डब होती हैं, तो उन एक्टर्स को पैसा नहीं मिलता, क्योंकि एक्टर जो है वो ऑथर नहीं है, एक्टर यहाँ पर ऑथर होता है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो हर जगह पर ओनर को रॉयल्टी मिलती है, ओनर को पैसा मिलता है, वो बंदा पैसा कमाता है। तो म्यूजिक होगा तो कंपोजर, आर्टिस्टिक वर्क होगा या फोटोग्राफ है तो आर्टिस्ट, फोटोग्राफ है सॉरी हाँ आर्टिस्टिक वर्क है अदर देन फोटो तो आर्टिस्ट, फोटोग्राफ तो फोटोग्राफर होगा तुम्हारा, सिनेमेटोग्राफ मूवीज है तो प्रोड्यूसर, और एनी लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क विच इज कंप्यूटर जनरेटेड, तो फिर जिस बंदे ने उसको कंप्यूटर में जनरेट किया, ठीक बढ़िया। कुछ था इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना, आसान है ना, यहाँ तक रहती है। अगला वर्क्स इन विच कॉपीराइट सब्सिस्ट, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसके अंदर कॉपीराइट हो सकता है? कोई ओरिजिनल चीज़ में हो सकता है, पहली बात तो कोई ओरिजिनल चीज़ में हो सकता है ना, उसके अलावा मूवीज़ हैं जो किसी ने कुछ नया बनाया है, कुछ किया है, उस चीज़ों में हो सकता है, कोई साउंड रिकॉर्डिंग्स में हो सकता है। मैंने ये 3 चीज़ बताई कि provides that copyright shall subsist throughout India in the following classes of works। पहला ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल या तो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म या तो साउंड रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, इन तीनों में कॉपीराइट्स होते हैं। अगले पैराग्राफ में देखो कॉपीराइट किस में नहीं होगा, कॉपीराइट शैल नॉट सब्सिस्ट इन एनी वर्क स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 अदर देन अ वर्क टू विच द प्रोविजन सेक्शन 40 और 41 अप्लाइज। इसको समझ के देखो लिखा हुआ क्या है यहाँ पर, कि हमने बोला कि कॉपीराइट के लिए हमने 3 बताए पॉइंट्स आपको, सबसेक्शन 1 सेक्शन 13 है, हाँ ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 बताया कि भाई 13(1) कह रहा है इन तीनों का कॉपीराइट होता है। 13 के बाद 13(2) कहता है कि इन तीनों के अलावा तो किसी का कॉपीराइट नहीं होता एक्सेप्ट 40 एंड 41। 40 तुम्हारा है जो डील्स विद एक्सटेंडेड कॉपीराइट टू फॉरेन वर्क्स, क्योंकि फॉरेन वर्क्स 1 में है नहीं, और साथ ही साथ 41 कहता है सर्टेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल फॉरेन वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस के काम है ना, उनके ऊपर भी कॉपीराइट होता है। यहाँ तक हमको सब समझ में आ रहा है। अब उन्होंने बोला इट शैल नॉट अप्लाई ऑन एनीथिंग एल्स अनलेस, यानी कि नीचे का 1 2 3 इस पर अप्लाई होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव किया इन्होंने, पढ़ के देखो एक बार। शैल नॉट अप्लाई अनलेस मतलब क्या हुआ? हमारे में इतना लिखा ही नहीं हो ना, ब्रैकेट के बाद सीधा अप्लाई और अनलेस है। होगा कि अनलेस ये कंडीशंस होंगी, तो मतलब अप्लाई होगा ना, अप्लाई विद कंडीशंस। हाँ इन पर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्या है, इन केस ऑफ अ पब्लिश्ड वर्क द वर्क इज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इंडिया और वेयर द वर्क इज फर्स्ट पब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया the author is at the date of such publication or in case the author has died at the time of death a citizen of India। मतलब क्या हुआ कि पब्लिश्ड वर्क अगर है तो उसका भी कॉपीराइट होगा, प्रोवाइडेड वो पहला तो या तो काम इंडिया का होगा, काम इंडिया का होता तो 1 में ही आ जाता, पर काम इंडिया का नहीं था इसलिए 1 में आ नहीं पाया। तो अब हम लोग यहाँ पर लेके गए 13(2) में लेकर गए उसको। 32 में हमने बोला कि जो बंदा था ना जिसने वो काम बनाया था वो सिटीजन था,
पर अगर वो नहीं है तो सिटीजन तो कैसे होगा, इसलिए हमने बोला अगर वो मर गया तो जब मरा तब सिटीजन था। पॉइंट समझ में आया एवरीबडी? अगला पॉइंट हमने बोला इन केस ऑफ अनपब्लिश्ड वर्क other than architecture, the author is at the date of making of the work a citizen of India or domiciled in India. इसमें काम बाहर हुआ है और सिटीजन बस इंडिया का, तो अगर सिटीजन होगा तो अगर वो बाहर भी काम करेगा तो कॉपीराइट हाँ। ले सकता ठीक है, या तो इंडिया में पब्लिश हुआ या तो बाहर पब्लिश हुआ, पर बंदा इंडिया का था तो हम अपना बंदा है ना प्रोटेक्शन दे देंगे। ठीक है, सेकंड वाले में अभी तक वर्क पब्लिश ही नहीं हुआ है, कहीं पर भी पब्लिश नहीं हुआ है, पर क्योंकि जिस बंदे ने ये काम बनाया है वो इंडिया का रहने वाला है, तो डोमिसाइल यहाँ का है या तो यहाँ का सिटीजन है, उसने यहाँ रहकर भी काम किया होगा तब भी हमको इनफ तभी भी हम प्रोटेक्शन दे देंगे। उसके अलावा मतलब अदर आर्किटेक्चर ना, तो आर्किटेक्चर में मतलब कि आर्किटेक्चर में कॉपीराइट किस चीज़ का होता है? डिजाइन का ताजमहल है ना, हाँ, बिल्डिंग का वो डिज़ाइन, नक्शा, मैप या कोई तरीका, वो सारी चीज़ों का कॉपीराइट होता है। तो अब कॉपीराइट वहाँ पर तो हम किताब तो छपाएंगे नहीं, उस बने हुए चीज़ से इमारत बनाएंगे, अगर वो इमारत भारत में है तो फिर इंडिया का कॉपीराइट। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है? तो हमने कहा अगेन 13(1) में हमने बोला वर्क्स इन व्हिच कॉपीराइट सबसिस्ट, यानी कि किन चीज़ों में कॉपीराइट होता है 13(1). 13(2) कहता है कि भाई इसके अलावा किसी चीज़ में कॉपीराइट नहीं होता है एक्सेप्ट 40(1) एक्सेप्ट 40(41) अनलेस अगर इंडिया में नहीं हुआ है काम पर बंदा इंडिया का था, इंडिया में नहीं हुआ है काम, पब्लिश भी नहीं हुआ है काम, पर जब वो कर रहा है तब वो इंडिया में था, और आर्किटेक्चर है तो बिल्डिंग इंडिया में। ठीक, अपनी रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ ठीक है, चलो नहीं ये- डिलीट नहीं हुआ था शायद, क्यों? क्योंकि जब मैं ये बनाने लगी थी ना साइड में आपकी वो वाली वीडियो आ रही थी शायद। करूँ चल pause? एक कर देते हैं एक बार थोड़ा सा, एक आधे घंटे का, फिर बंद कर देंगे। ओके 33 copyright shall not subsist in any cinematographic film the substantial part of the film is in infringement of the copyright in any other work। अब 33 बोलता है इसको कॉपीराइट नहीं मिलेगा। कॉपी करने का हाँ। नहीं और बी इन अ साउंड रिकॉर्डिंग ड्रामेटिक वर्क इफ एनी साउंड रिकॉर्डिंग ये सब है वो भी इन्फ्रिंज है। अगर खुद ही काम इन्फ्रिंज है तो तुम कहाँ से आगे कॉपीराइट ले गए? खुद तुमने कॉपी किया ना, तो तुम्हें कॉपीराइट नहीं मिलेगा। उसके बाद बोला द कॉपीराइट इन अ सिनेमैटोग्राफ फिल्म और रिकॉर्ड शैल नॉट अफेक्ट द सेपरेट कॉपीराइट इन एनी वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ इट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ व्हिच द फिल्म एज मे बी साउंड रिकॉर्डिंग इज मेड। कुछ पढ़ा समझो इस लाइन को क्या लिखा हुआ है, और अगर नहीं समझ में आई तो मैं लिखवाती हूँ। अगर उनका वही है, अभी अगर एक कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया तो उसका कॉपीराइट नहीं मिलता। मेन नहीं है। जैसे अभी ट्रेसी ड्रामेटिक का कॉपीराइट इन्फ्रिंज हुआ है तो जो साउंड में यूज़ किया साउंड का कॉपीराइट नहीं मिल सकता। हाँ वो तो हमारा 1 और 2 में हो गया। इसमें लिखा देखो शैल नॉट इफेक्ट, शैल नॉट इफेक्ट किस चीज़ को? फिल्म के तो जो गाने बनाते हैं उनका जो कॉपीराइट है उसका अफेक्ट करेगा इस फिल्म का, मतलब इसमें एक फिल्म में। मतलब कि गाना that का is a correct statement, but this statement does not say that शायद। हाँ मैं confused हो वो गई। D option both A and R are true, but R is not correct definition. हाँ, ये भी समझ। कितना दिमाग चलाया तुमने? जवाब बता देता। मेरे को लगा जवाब बता रहा है हाँ। कि उसने जो बताया और उसने बताया दोनों सही है, पर दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। The copyright in a cinematographic film or a record shall not affect, please पढ़ो, shall not affect the separate copyright in any work in respect of which a substantial part of which the film or the as the case may be sound recording is made। मतलब क्या हुआ, मैंने जिसमें से कॉपी किया है मुझे कॉपीराइट नहीं मिलेगा, पर उसका कॉपीराइट मेरे कॉपीराइट से अफेक्ट भी नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? मतलब जिसका मैंने चेपा उसका कॉपीराइट तो सेफ है ना, इतना बोल रहा है ये बहुत घुमा के। तो कॉपीराइट ऑफ मूवी और रिकॉर्डिंग डज नॉट ओवरराइड द इंडिविजुअल कॉपीराइट दैट मेक्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मूवीज, ऐसा कर सकते हो। इट विल नॉट, द कॉपीराइट ऑफ द मूवी विल नॉट ओवरराइड द अदर copyright कॉपी। of copied
The copyright of the movie will not override Override the copyright Will of not the override the original copyright. हाँ ऐसा लिखते हैं, will not override the original copyright which makes a significant part of the movie. वो significant जरूरी है। ओरिजिनल में क्यों नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि मूवी का एक ओरिजिनल कॉपीराइट है, मूवी का नहीं है, हम किसी और चीज़ के को कॉपी कर रहे हैं ना। देखो समझ में आ गया ना, बस। Which does not override the original copyright. Which made the substantial part of it. यहाँ तक ठीक है। और अगला वाला भी पढ़ लो प्लीज, पैराग्राफ। इन केस ऑफ अ वर्क ऑफ आर्किटेक्चर कॉपीराइट शैल सबसिस्ट ओनली इन द आर्टिस्टिक कैरेक्टर एंड डिजाइन, नॉट इन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। Will not override the ठीक है। original. बिल्डिंग का नक्शा कॉपीराइट हो सकता है, बिल्डिंग अपने आप में तो कॉपीराइट नहीं हो सकती, कंस्ट्रक्शन का तरीका कॉपीराइट नहीं हो सकता, क्या सीमेंट यूज किया है कौन सा, वो भी कॉपीराइट नहीं हो सकता, सिर्फ नक्शा। ठीक है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं। अगला पेज आ जाओ, मीनिंग। अब ना हमने अब तक जितना भी पढ़ा है डिजाइन में या ट्रेडमार्क, काटना। हाँ बाकी जो मैं नहीं पढ़ा रही वो नहीं पढ़ना। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ कॉपीराइट आ जाओ। मीनिंग ऑफ कॉपीराइट के अंदर यहाँ पर स्पेसिफिक एक चीज़ समझो प्लीज। हमने अब तक ट्रेडमार्क पढ़ा था, ट्रेडमार्क में पढ़ा था कि भाई जो लोगो होता है, वो डिज़ाइन है, उसका ट्रेडमार्क बनता है, या जोग्राफिकल इंडिकेशन है, डिज़ाइन है, सारे हमने चीज़ें देखी। ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि भाई उन चीज़ों का हमको स्पेसिफिक तरीके से एक राइट मिलता है और कोई बंदा उस राइट को कॉपी नहीं कर सकता, इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, पासिंग ऑफ ये वो नहीं हो सकता। ठीक है, पर अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि कॉपीराइट सिर्फ कोई एक चीज़ का तो मिल नहीं रहा। ट्रेडमार्क किसी एक चीज़ का था, डिज़ाइन किसी एक चीज़ का था, उसके डिज़ाइन का था या उसके लोगो का था। कॉपीराइट में अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब गाना गा लो तो भी कॉपीराइट, किताब लिख लो तो भी कॉपीराइट, डांस कर लो तब भी कॉपीराइट, तो ऐसे तो करके कितनी सारी चीज़ें हैं। और फिर हर चीज़ में हमने बोला कि भाई अगर गाना गाया है तो फिर गाने को आप किसी मूवी में यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक तरीके का कॉपीराइट हुआ, कि किस तरीके से आप यूज़ करें, परमिशन ली नहीं ली, किताब का मूवी बना दी, किताब का गाना बना दिया, कुछ भी बना दो, हमें क्या पता चलता है। तो इसलिए ही हमने यहाँ पर बोला कि हर चीज़, हर एक तरीके का जो कॉपीराइट है ना, उसकी अपनी अपनी एक मतलब है। मतलब गाने का कॉपीराइट है, मतलब आप क्या क्या नहीं कर सकते गाने को लेके, मूवी का कॉपीराइट है क्या क्या नहीं कर सकते मूवी को लेके, ऐसा पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हमने हर एक तरीकों को अपना अपना कॉपीराइट बताया, इसलिए यहाँ पर मीनिंग ऐसे लंबा छोड़ा है। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट देखो सेकंड मीनिंग ऑफ कॉपीराइट के तो सेकंड लाइन पढ़ो। इट ऑल्सो अप्लाइज टू आर्किटेक्चरल वर्क्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ बंडल ऑफ राइट्स that include the right of reproduction, communication, adaptation and translation of the work. Copyright ensures protection to the rights of authors over their creation and in true aims at rewarding creativity. ठीक है, कल वाला याद आ गया क्या बात है। चलो सेक्शन सुन नहीं रहा था, तो पक्का आज तो क्या चीज़ है इसमें? तभी Section 14 of the Act defines term copyright to mean exclusive rights to doer authorized doing the following act. ठीक है, ये वाले काम का कॉपीराइट है। पहला ने बोला कॉपीराइट इन केस ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क नॉट बीन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलावा वाला कुछ लिखा है आपने तो फिर उसका कॉपीराइट किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से। इन केस ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क, ठीक है, लिटरेरी किताब लिखी है, ड्रामेटिक कोई थिएटर, म्यूजिकल वर्क कोई परफॉर्मेंस, कोई पेन, कुछ ड्रामेटिक मूवी बनाई है, ड्रामेटिक थिएटर में जो एक्टर थिएटर वाला हुआ मोस्टली ड्रामेटिक, उन्होंने उस तरीके से होता है। बाकी हाँ मूवी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मूवी ना उसमें आता है ना, वो सिनेमा में सिनेमाटोग्राफिक में आता है ना। ड्रामेटिक तुम्हारा हो गया कोई थिएटर परफॉर्मेंस सारी। ठीक है, अब इस चीज़ को प्लीज़ पढ़ो कि अगर तुम्हारा इस तरीके का काम है तो क्या क्या प्रोटेक्शन मिल रही है। टू रिप्रोड्यूस द वर्क इन मटेरियल फॉर्म इंक्लूडिंग स्टोरिंग इट एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आप उस काम को खुद ही, आप ही के पास राइट है कि उस काम को दोबारा कोई और भाषा में करो या कहीं और दोबारा परफॉर्म करो। उस थिएटर में जो प्ले होगा उस प्ले को दोबारा परफॉर्म करने का राइट आप ही के पास है ना, समझ आ रहा है। साथ ही साथ उसकी कोई कॉपीज है वो इशू करना, कुछ परफॉर्म करना पब्लिक के अंदर, इतना सिर्फ मांग करो पब्लिक तक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, मेक एनी, उस थिएटर का मूवी बनाया या साउंड रिकॉर्डिंग किया, या टू मेक एनी ट्रांसलेशन, टू मेक एनी अडेप्टेशन। ठीक है, अगला पॉइंट रहने दो, यहाँ तक समझ में आए।
क्लैरिटी। अगला, कॉपीराइट इन केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए आपको क्या क्या मिलता है कि वो जो प्रोग्रामिंग होगी, वो कोडिंग होगी, वो सब चीज़ को डू एनी एक्ट स्पेसिफाइड इन स्पेसिफिक इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क। मतलब उस कोडिंग को किसी भी तरीके से आप कहीं और यूज़ कर रहे हो या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को कुछ और तरीके से यूज़ कर रहे हो। इवेंचुअली यू आर नॉट डूइंग एनी एक्ट जो आपका स्पेसिफिक, मतलब अच्छा कोई और तरीके से कर रहे हो का क्या मतलब होता है कि उन्होंने बोला टू डू एनी एक्ट्स और द एक्ट स्पेसिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क। मतलब ऊपर वाले तो है ही, उसके साथ साथ एक और पॉइंट समझ में आ रहा है। इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि ऊपर वाले 7 5 6 7, हाँ पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, सारे साथ में हो मेरे। सेकेंड, टू सेल और गिव ऑन कमर्शियल रेंटल ऑफर फॉर सेल और एनी कमर्शियल रेंटल ऑन कॉपी ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, किराए पे दे रहे हैं। हाँ ठीक, यहाँ तक अगला प्रोवाइडेड रहने दो। नेक्स्ट आ जाओ, कॉपीराइट इन केस ऑफ एन आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क है तो उसको स्टोर करना इन एनी मीन्स, या तो फोटो खींच के इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में या तो कोई और तरीके से। डिपिक्शन इन 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल वर्क। कोई 2D काम है उसको 3D काम में स्टोर करना या बनाना, या कोई 3D काम है उसको 2D काम में स्टोर करना बनाना, दोनों तो लिखे हुए हैं B और C। ये है ना कि इस कैटेगरी के अंदर ये बंदे इतने ये काम कर सकते हैं। हाँ अगर कॉपीराइट लिया तो नहीं, अगर हमने कॉपीराइट ले लिया तो हमें ये और वो मिलेंगे ना फायदे। हाँ फायदे मिलेंगे, पर ये यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर मैं ओनर हूँ, मैं ऑथर हूँ, कॉपीराइट की ऑथर, तो मेरे पास ये राइट्स हैं। वही चीज़ है। हाँ तो ये हम अब तक, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को पहले उसके लिए कॉपीराइट लेना पड़ेगा। मैंने अगर कोई पेंटिंग बनाई है और मैंने उसको कॉपीराइट नहीं करवाया तभी भी मेरा ही हक है ये सारा। क्यों कॉपीराइट तो करवाना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा अलग चीज़ है। ट्रेडमार्क में ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है, कॉपीराइट में आपका मन होता है, कोर्ट लॉज तुम आगे पढ़ोगे। फिर पता कैसे चलेगा कि कॉपीराइटर नहीं इसको कॉपी कर सकते। यार अगर मैंने बनाई है वो पेंटिंग तो मैंने ही बनाई है ना, वो तो पता ही है ना। उसके नीचे भी लिखा होता है कॉपीराइट रिजर्व रिजूम तो कराना ही पड़ेगा ना, वैसे नहीं बना कर वो सी और सर्कल हाँ होता है। ये सारी चीज़ें कॉपीराइट होती हैं, ठीक है। मेरा इस पॉइंट में ना तुम्हें, मतलब मैं क्वेश्चन तरीके से बोल रही हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन कैसा आएगा कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द ऑथर, दीज आर द राइट्स ऑफ द ऑथर, ऐसा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बोल रहे हो लेकिन वैसे तो कुछ हाँ वो करना ही दोनों पड़ता है। दोनों चीज़ें होंगी। तेरा क्वेश्चन आया तब भी तू आंसर वही लिख देगी जो तुमने कहा ना कि अगर आपने कॉपीराइट करवाया है तो आपके पास क्या राइट है, तभी भी आपको ये वाली राइट्स मिलेंगी। पर प्रोवाइडेड कि आपको आपके ऑथर ने ये राइट्स दी हो। पॉइंट समझ में आ रहा है। मैंने अगर पेंटिंग बनाई और मैं तेरे को राइट दे दी तो मैंने तेरे को बोला कि तो इस पेंटिंग को खाली चंडीगढ़ में सेल कर सकती है, तो मैंने लिमिट कर दिया ना। तो अगर तूने मेरा कॉपीराइट खरीद भी लिया तब भी तेरे को सारी राइट्स नहीं मिली। मान ले मैंने कोई प्ले किया है, कोई परफॉर्मेंस करी है कहीं पर और उस प्ले का मैंने तेरे को राइट दिया कि भाई तुम इस प्ले को और कहीं और प्ले कर सकते हो। नहीं नहीं आप गलत समझ गए, मैं ऑथर की ही बात कर रही थी। मैंने खरीदा नहीं, ओके ऑथर की बात। ठीक, यहाँ तक क्लैरिटी। अगला, कॉपीराइट इन केस ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टू मेक अ कॉपी ऑफ द फिल्म इंक्लूडिंग फोटोग्राफ और एन इमेज और स्टोरिंग इट एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और सेकंड पॉइंट है द थर्ड, टू कम्युनिकेट द फिल्म टू द पब्लिक। बढ़िया। कॉपीराइट इन साउंड रिकॉर्डिंग्स, साउंड रिकॉर्डिंग embodying it including storing it in any medium by electronic other means, sell or give commercial rental मिलना या साउंड रिकॉर्डिंग टू द पब्लिक। बढ़िया। कुछ कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है बताओ, ठीक है। ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, काम की चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक। अगला तुम्हारा इस पैराग्राफ के बाद तुम्हारा लिखा हुआ है ना, इट मे बी नोटेड दैट कमर्शियल रेंटल does not include the rental, lease or lending of a lawfully acquired copy of a computer program, sound recording, visual recording or cinematograph film for non-profit purpose by a non-profit library or non-profit education institution। मुझे कोई मूवी मिली है और मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखा रही हूँ, या मुझे कोई बुक किताब मिली है जो मैं तुम्हें पढ़ने को दे रही हूँ, या कोई लाइब्रेरी में आप किताब लेकर जाके पढ़ रहे हो। वैसे तो फिर लाइब्रेरी हर एक किताब का कॉपीराइट थोड़ी खरीद देगी, राइट। पॉइंट समझ में आया। उसके बाद तुम्हारा वो ग्रामोफोन वाला केस है, में अगर तुम्हारे पास मेरी किताब होती तो एक पूरा पेज कटता, खुश हो जाओ, हो जाओ।
ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज। ये केस पढ़ना पड़ेगा। इस केस में उन्होंने सिंपली इतना बोला हुआ है कि जो भी आपका राइट टू इट ग्रामोफोन वाला? ग्रामोफोन अरे कटवा लेते आप, ना ये तो कटवा लेते। नहीं वो नहीं कटना, वो नहीं काटना। सेकेंड लाइन, डब्बे में सेकेंड लाइन, वेदर एक्शन ऑफ द डिपेंडेंट इन यूजिंग इट साउंड रिकॉर्डिंग्स टू प्रोड्यूस अ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म constitutes infringement of the plaintiff's copyright in the original literary, dramatic and musical work। पॉइंट समझ में आया? मतलब मैंने कोई गाना गाया है, अब उस गाने को मैंने गाना नहीं गाया, सॉरी, आई एम द ऑथर ऑफ अ सॉन्ग, आई एम द ओनर ऑफ दैट कॉपीराइट। तो अगर मैं ओनर हूँ और तुम मेरे गाने को यूज़ कर रहे हो किसी और फिल्म में या ब्रॉडकास्ट करने के लिए, ठीक है, तो यू हैव टू आस्क मी, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली बात है ना, बस वही लिखा हुआ और कुछ नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि वेदर एक्शन डिफेंडेंट इज यूजिंग इट साउंड रिकॉर्डिंग टू प्रोड्यूस अ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म constitutes infringement। Yes, it does constitute infringement। तुम्हारा 36वीं लाइन जो है ना पैराग्राफ की, it gives the owner exclusive rights, वहाँ से मांग कर लेना। To make any other sound recording embodying it, right to utilize literary, dramatic or musical work to make musical work by virtue of this without specific permission of the owner of the copyright आप नहीं कर सकते। You cannot proceed with incorporating the sound recording in the film। आ रहा है? कुछ जो नहीं समझ में आया अब तक? चलो पक्का यहाँ तक। अब आ जाओ टर्म ऑफ कॉपीराइट। टर्म ऑफ कॉपीराइट के अंदर स्ट्रेट अवे डब्बे भी आ जाओ, कुछ फालतू नहीं पढ़ना। टर्म ऑफ कॉपीराइट पॉइंट पे आ जाते हैं। टर्म ऑफ कॉपीराइट इज पब्लिश लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क्स। अब देखो जैसे जैसे हमने यहाँ पर मीनिंग पढ़ा था ना, मीनिंग के अंदर आपकी अलग अलग चीज़ें थी कि भाई किस तरीके से आपकी कॉपीराइट होती है, क्या नहीं, क्या बला बला। तो सेम चीज़ हियर एज वेल। इन्होंने बोला कि भाई अगर आपका ये काम है, सेम वहाँ पर पब्लिश इन लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, अगर तुम्हारा ये काम है तुम्हें कॉपीराइट कितना टाइम का मिलेगा? जब तक वो जो ऑथर है ना जिंदा है पहला, प्लस उसके मरने के बाद 60 साल, लाइफ प्लस 60, ठीक। और अगर जॉइंट ऑथर है तो आखिरी वाला जब मरेगा उसके बाद 60, ठीक। तो ऐसे लिखा हुआ है लाइफ। सेकेंड लाइन देखो, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर until 60 years from the beginning of the calendar year next following the year in which the author dies। वो मरा, अगर वो हाँ अगर वो मान ले अक्टूबर में मरा तो दिसंबर तक का वेट करो, फिर जनवरी वाले साल जो होगा ना वो 60th, वो फर्स्ट ईयर होगा, फिर वहाँ से 60 साल कैलेंडर कैलेंडर इसको कोई ने नहीं तो नहीं करा तो नहीं, लाइफ के लिए मिल रखा है ना, नहीं मतलब उसके आगे जो नहीं करवाते। एक टाइम के बाद ये छूटेगा ना कभी तो, ऐसे तो कभी तो नहीं होगा। 60 साल बाद उसका लीगल है भी 60 साल तक का हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक। चलो इसमें अगला लिखा है फ्रॉम बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। तो अगर बंदा 2 जनवरी को मरा तो कभी पूरा साल वेट करना पड़ेगा। ठीक। टर्म ऑफ कॉपीराइट इन एनामिस और pseudonymous वर्क, मतलब पता नहीं कौन लिखा, प्लीज है ना, एनानिमस नाम नहीं छुपा रखा है नाम, तो इन दोस्त के क्या हो अगर वैसा है तो फिर तो लाइफ नहीं है ना, हमको नहीं पता कौन है किसकी लाइफ है, समझ हमको पता ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? फिर हमने बोला सीधा 60 इयर्स, ठीक है। पर अब तुम्हारे 60 इयर्स जैसे ही काम पब्लिश हुआ उसके बाद 60 साल, वो 60 साल के बीच में कहीं कहीं से कहीं पता लग गया कि अरे ये बंदा था जिसने वो किताब लिखी थी, फिर वो वापस आ जाएगी, फिर ये जब तक जिंदा है तब तक फिर 60 इयर्स। आपने जिस तरह बोला ना मुझे लगा बुक में तो लिखा ऐसा है, ठीक। और यहाँ पर लिखा उन्होंने यही है, बस तरीका उनका पढ़ाना। उसमें भी ऐसे ही होगा जैसे अक्टूबर में अगर वर्क पब्लिश हुआ तो जनवरी से ही कैलकुलेट करेंगे 60 इयर्स। हाँ यहाँ पर तुम्हारा देखो शायद until 60 years from the beginning of the calendar year next following year in which the work is published, है ना। जिस साल में काम पब्लिश हो रहा है उसके अगले साल से तुम जनवरी से गिनो, और जनवरी वाला मतलब वो वाला साल से लेकर पूरे 60 साल 60 साल तक तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। उस 60 साल के बीच में अगर ऑथर का पता लग गया फिर
दोबारा फिर हम पहले वाले डब्बे में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब हम पता लग गया ना, फिर उसका लाइफ का 60 ईयर्स, ठीक है। और अगर ऑथर का पता लग गया कि वो मर चुका है, फिर तो जब मेरा उस उसके हिसाब 60 years. से डेट देगा ना मरने की उसकी। नहीं, फिर चलता रहेगा, इतना भी वो लोग कुछ थोड़ी करेंगे। कर तो सकती हैं और तो फिर अब मर गया, मेरे को पता भी नहीं चलेगा, औखा है बहुत। भैया पढ़ लिया? उसके बाद नेक्स्ट टर्म ऑफ द कॉपीराइट इन पॉस्थुमस। पॉस्थुमस मतलब हाँ, मरने के बाद किसी की किताब आई या मरने के बाद कुछ श्रद्धांजलि टाइप का देने के लिए कुछ आया, मूवी आई या कुछ, ठीक है। अगर पॉस्थुमस वर्क है, इफ तो अगर कॉपीराइट में उसके बाद मिल जाएगा। मतलब वैसे ही कह कुछ है, किसने बनाया तो समझ जाना नहीं, ये तो करते ही करते हैं, कैसे कि समझें? अगर मैं उसने मूवी बनाई थी, उसमें कहाँ से बनाया? वही है ऑथर मूवी का, और उसने बोला कि जब मैं मरूंगा तब ये मूवी रिलीज होनी चाहिए, पॉस्थुमस वर्क, ठीक है। इफ नॉट पब्लिश बिफोर डेथ, उसका काम जो है वो उसके मरने के पहले पब्लिश नहीं हुआ है, तो वो पॉस्थुमस वर्क हुआ। इसके अंदर अगेन 60 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, भैया। अब ना लेकिन इसमें ना एक और पंगा है। क्या पंगा है कि अब वो बंदा मर गया है ना, तो उसे कोई इतना प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होगा या कुछ भी सीन है, तो अब उस केसेस में ना ऐसा किया जाता है कई बारी कि इफ द वर्क इज पब्लिश्ड इज नॉट पब्लिश्ड एंड ही इज डाइड, somebody else knows about it और makes an adaptation of that work, कोई तरीके से मूवी बना दी या कुछ आपने और कुछ कर दिया, तो असल पब्लिकेशन से पहले अडेप्टेशन पब्लिश हो गई, फिर अडेप्टेशन 60 साल तक, ठीक है। क्या है इसमें, अगर मर जाता है उसके बाद उसका काम पब्लिश हो रहा है तो क्या होता है कुछ उसका? नहीं, 60 साल उसके मरने मरने से से स्टैनली था। मरने से नहीं, पब्लिश होने से। दूसरा स्टैनली भाई सिद्धू मूसे वाले को क्या करें? मरने के बाद गाड़ी नहीं निकाल रहे उसके तो कैसे निकले 60 साल गाने से पब्लिश, हाँ काम पब्लिश। किसको पागल बोला था? भैया यहाँ से फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन, अगर अडेप्टेशन हो रही है तो फ्रॉम डेट ऑफ अडेप्टेशन, बढ़िया। अगर अडेप्टेशन पहले आ गए तो 60 ईयर्स वहाँ से गिने जाएंगे। प्लीज़ साथ साथ सुन लो, पूरा पूरा एक एक चीज़ है ना, दोबारा दोबारा फिर औखी हो जाएगी। हो गया गंतव्य, क्लैरिटी एकदम, पीछे तुम दोनों। अब अगला, इन टर्म ऑफ कॉपीराइट इन सिनेमा, तो 60 ईयर्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन व्हिच फिल्म पब्लिश्ड। अब यहाँ से लेकर नीचे तक ऑलमोस्ट सारे सेम ही है। मूवी आई है तो 60 साल फ्रॉम द मूवी पब्लिश्ड, साउंड रिकॉर्डिंग आई है तो अगेन 60 साल फ्रॉम द ईयर ऑन विच साउंड पब्लिश्ड। गवर्नमेंट ने काम निकाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 साल फ्रॉम दी वर्क पब्लिश। पब्लिक अंडरटेकिंग 60 साल, और इंटरनेशनल है तब भी 60 साल। सेम है। हाँ, फर्स्ट पब्लिश, फर्स्ट पब्लिश, फर्स्ट पब्लिश, पहली बार जो पब्लिश हुआ उसके बाद 60 साल। ठीक है, बाकी नीचे वो छोटा सा सिंबल बना रखा है वो देख लेना बस। अगला असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, चलो पढ़ो। असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट में क्या हुआ, सेक्शन 18 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट प्रोवाइड्स दैट किसी को राइट्स दे दिए। हाँ, असाइनमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं ना। ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन एन एग्जिस्टिंग वर्क और द प्रोस्पेक्टिव ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन अ फ्यूचर वर्क में असाइन टू एनी पर्सन द कॉपीराइट either wholly or partially and either generally or subject to any limitations and either or from the whole term of the copyright or any part thereof। तो असाइनमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, पूरे काम का या आधे काम का, या कोई लिमिटेशंस के साथ, या कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एनी वे कैन बी असाइनमेंट। आपने कोई कॉपीराइट किसी को ट्रांसफर करी है, ठीक है, तो हो सकती है, हाँ, बिना काम पब्लिश हुए अब तक तब भी हो सकती है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक क्लैरिटी है। However, in case of assignment of copyright in any future work, the assignment shall be take effect only when the work comes into existence। ठीक है, क्लैरिटी है ना। काम आया है उसके बाद असाइनमेंट हो जाएगी। हम पहले से कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हो, पर होएगा इफेक्टिव तभी जब वो काम आ जाएगा। यहाँ तक ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टाइप होगा ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में तुमने पढ़ा होगा। यहाँ तक क्लैरिटी है। अगले पेज पर आ जाओ, नहीं रुको, करेगा Sorry, सब sorry।
सच असाइनमेंट वाला पढ़ना है ना, नो सच असाइनमेंट शैल बी अप्लाइड, इससे कम नहीं होता भाई। अरे यार नो सच असाइनमेंट शैल बी अप्लाइड टू एनी मीडियम। पढ़ो यार प्लीज ध्यान। तुम लोग क्या हुआ आज इतने क्यों डिस्ट्रैक्टेड हो? ऐसा मत करो यार, पढ़ लो, खत्म नहीं होएगा सिलेबस। No such assignment shall be applied to any medium or mode or exploitation of the work which does not exist or was not in commercial use at the time when the assignment was made, unless assignment specifically referred to in such medium or mode or exploitation of the work. सिंपल सेंस में उन्होंने क्या बोला कि मैंने तुम्हें असाइनमेंट किया ना, एग्जिस्टेंस के आने के बाद ही उसकी एक्सप्लॉइटेशन होगी, कोई उससे पहले नहीं हो सकती। उस काम को अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, मैंने तुम्हें असाइनमेंट किया कि मैंने बॉलीवुड को हिंदी मूवी बनाई है और आई हैव असाइन्ड यू द राइट्स कि जब वो पब्लिश होगी वो तुम्हारे नाम पर पब्लिश होगी, ठीक है। तो मैंने सिर्फ वो हिंदी मूवी के लिए राइट असाइन किया ना, तुम उसको तमिल में पंजाबी में पब्लिश कर दो, वो तुम्हारे पास राइट नहीं। उन्होंने बोला कि नो सच असाइनमेंट शैल बी अप्लाइड टू एनी मीडियम और मोड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वर्क व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट और वाज नॉट इन कनेक्शन विद द यूज ऑफ दैट टाइम, ठीक है। सो यू विल गेट असाइनमेंट ऑफ ओनली द मूवी और समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस या जिसके लिए जो फ्यूचर डेट में आने वाली है, नॉट एनीथिंग एल्स, ठीक है। ऑथर है उसके पास राइट है कि उसको दूसरी लैंग्वेज में डब करवा। हाँ हाँ, ऑथर के पास तो राइट नहीं, वो बोले जो मर्जी कराए, ठीक है। यहाँ तक अगला पैराग्राफ, however the author of the literary or musical work included in cinematographic films shall not assign or waive the right to receive royalties to be shared on equal basis। मैंने तुम्हें असाइन कर दिया कि अच्छा तुम भी बनाओ, ठीक है, मैंने कोई मूवी बनाई और तुम्हें राइट दे दी कि यू ऑल्सो पब्लिश इट, यू ऑल्सो अर्न मनी, यू ऑल्सो शो, यू ऑल्सो मेक थिएटर, ये जो भी करना है, ठीक है, उस हिसाब से मैंने तुम्हें असाइनमेंट करी, क्योंकि असाइनमेंट की तो खुद की एक लिमिटेशन होती है ना, स्पेसिफिक बताया जाता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले उन्होंने बोला कि अगर मैंने तुम्हें कोई हिंदी मूवी का राइट्स असाइन किया था वो फिर मूवी हिंदी में ही होनी चाहिए, तुम उसको कन्वर्ट नहीं करवा सकते ऐसे कि सिर्फ असाइनमेंट्स, ठीक है। लेटर ऑन आई कैन गिव यू द राइट टू कन्वर्ट इट, वो दूसरी बात है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो मैंने तुम्हें राइट्स असाइन किए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि अब मेरी कोई कमाई नहीं होगी उससे, मेरी कमाई होगी, आई विल नॉट वेव माई राइट्स टू अर्न फ्रॉम दैट मूवी, ठीक है। तो वो इनकम अगर मैंने तुम्हें असाइन किया है तो इनकम इक्वली शेयर होगी हमारे बीच में। उन्होंने बोला द रॉयल्टीज रिसीव्ड टू बी शेयर इक्वल बेसिस विद द असाइनी ऑफ द कॉपीराइट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस सच वर्क इन एनी फॉर्म अदर देन द कम्युनिकेशन टू द पब्लिक of the work along with the cinematographic films in cinema hall, except the legal heirs of the author or to the copyright society for collection and distribution of any agreement or contribution be void। तो कितना सारा बोल दिया। अब यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट है? हाँ, अब लीगल हेयर्स में क्या बोला हुआ है कि अब इधर यू हैव असाइंड इट टू समबडी एल्स, तो उन्होंने बोला कि देखो थर्ड लाइन तुम्हारा कहा गया, हाँ, यूटिलाइजेशन ऑफ सच वर्क इन एनी फॉर्म अदर देन फॉर कम्युनिकेशन टू द पब्लिक और द वर्क अलॉन्ग विद द फिल्म इन द सिनेमा हॉल, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको बोला कि आपके पास राइट है, हम इक्वली शेयर करेंगे। अब उन्होंने बोला एक्सेप्ट टू लीगल हेयर्स ऑफ द ऑथर और टू अ कॉपीराइट सोसाइटी फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनी एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी शैल बी वॉइड, विच मीन्स व्हाट कि आई ऑलवेज हैव understand from the beginning I always have the right to have royalty from that work, ठीक है। वो हम आधा शेयर करेंगे, वो मैं एंटायरली तुम्हें ट्रांसफर नहीं कर रही, पॉइंट नंबर 1। पर यही सेम चीज़ तो लीगल हेयर्स के लिए आने वाली ना। लीगल हेयर कब आएगा पिक्चर में, जब हम है ही नहीं, तो सारा पैसा तो उसके पास जाएगा, फिर आधा आधा किसके साथ कर रहे हो, बच्चा और भूत, ऐसा तो नहीं होने वाला, तो सारा पैसा बच्चे के पास, लीगल हेयर्स के पास, whoever the heir is, यहाँ तक ठीक है। और लास्ट में बोला कॉपीराइट सोसाइटी। कॉपीराइट सोसाइटी के बारे में आप आगे पढ़ोगे, पर कॉपीराइट सोसाइटी होता क्या है यूजुअल केस में। अब मान लो मैंने कोई मूवी बनाई है या मैंने कोई सॉन्ग बनाया है, कंपोज किया है, सब कुछ किया है, ठीक है, तो मैं थोड़ी ना गाना बनाने के बाद देखते रहूँ बस ध्यान से कि कोई कॉपी ना कर ले, कॉपी ना कर ले, किसी ने कर लिया तो मुझे पता लग जाए, तो बंदा गाना बनाएगा कि ये काम करेगा, राइट। तो बहुत सारे लोग जो लोग अपना अपना कॉपीराइट रजिस्टर करवाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, वो अपने कॉपीराइट्स को वो अपना ऐसा बोल सकते हैं, वो एक सोसाइटी का पार्ट बनते हैं, एक सोसाइटी के मेंबर बनते हैं। उस सोसाइटी का नाम है कॉपीराइट सोसाइटी। जिस सोसाइटी का काम यही है आपके कॉपीराइट को एडमिनिस्टर करना और मेंटेन करना या मैनेज करना, ठीक है। वो ध्यान रखेंगे कि कोई और कॉपी तो नहीं कर रहा। अब मान लो मुझे कोई रॉयल्टी मिलनी है, तो हर बार आप वो ऑथर के घर नहीं जाओगे, अच्छा चेतन भगत जी ये लो पैसे, बुक किताब लिखी है जी, ऐसा नहीं होने वाला। हर एक किताब पे उसके घर पे पहुंचेंगे। तो चेतन भगत भी एक कॉपीराइट का सोसाइटी का मेंबर होगा,
ठीक है। तो सारा का सारा पैसा उस कॉपीराइट सोसाइटी को मिलेगा। कॉपीराइट सोसाइटी पूरा मैनेज करेगी, कितनी पब्लिकेशंस हुई हैं, कितनी किताब बिकी है, कितनी कॉपी सोल्ड है, एक्सेट्रा। ठीक है। लेटर ऑन कॉपीराइट सोसाइटी अपने जो भी चार्जेस होंगे या जो भी तरीके से अपना पैसा कट करके बाकी का पैसा एज रॉयल्टी तुम्हें दे देगी। यहाँ तक समझ में आया? तो इसलिए हमने वापस बोला कि कॉपीराइट सोसाइटी के साथ 50-50 नहीं करने वाले, तो आप ना ही लीगल हेयर के साथ 50-50 करने वाले हो, ना ही कॉपीराइट सोसाइटी के साथ करने वाले हो। पॉइंट समझ में आया? पक्का? हाँ जी। अगला तुम्हारा बस इधर ये डब्बा पढ़ लो। अब एक मूवी थी या कुछ मूवी था ना, ब्रॉडकास्ट कुछ था। अब उसमें ना जैसे ना हर जगह पर मान लो कि टेलीविजन पर दिखाना है, कि वो नेटफ्लिक्स पे दिखाना है, कि रेडियो पर दिखाना है, सुनाना है, तो ऐसे ने हमने हर तरीके से उस पिक्चर की या उस चीज़ की ब्रॉडकास्टिंग के लिए हर जगह का अलग अलग राइट होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट करना है तो उसका भी अलग राइट होगा। अगर मैंने तुम्हें टीवी पे दिखाने को, किसी चैनल पे दिखाने को बोला है, तो दूसरे चैनल पे दिखाने का राइट तुम्हारे पास नहीं है। ठीक है। तो हर चैनल का एंटाइटलमेंट तुम्हें अलग अलग मिलेगा। तो उन्हें सिर्फ इतना, अगर एक चैनल में कॉपीराइट लेते तो उसी चैनल पे दिखा सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वो हर चैनल ऑथर को पैसा देता है कि हम आपकी मूवी अपने दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप कितने सारे चैनल्स को बेच दो, उनका भी तो फिर वो। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ ना कि हर, इसलिए तो जैसे इन्होंने कहा कि एक पे आगे तो सब पे आगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि पता है तभी तो टीवी में बोलते हैं कि पहली बार जी सिनेमा पर देखे ये मूवी। क्यों ऐसा बोलते हैं? वो खरीदते हैं। क्योंकि खरीदते हैं, ऑथर को पैसा मिलता है। तो उन्होंने बोला कि देखो, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट कंसिडर द इशू वेदर असाइनमेंट ऑफ वीडियो राइट्स वुड इंक्लूड द राइट ऑफ सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग एज वेल। तो उन्होंने बोला सेकंड लास्ट लाइन, एज अ रिजल्ट वीडियो कॉपीराइट ग्रांटेड टू प्रिंटिंग वुड एक्सक्लूड द सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग। कि आपको वीडियो कॉपीराइट दिया था, आप उसी हिसाब से काम करो। सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग आपके पास राइट नहीं है। हर चीज़ का उसको अलग अलग तरीके से ब्रॉडकास्ट करने का राइट अलग अलग टाइम पर अलग अलग बंदे को मिलता है और उसके अलग अलग पैसे। आया समझ? सारे साथ में जिया कहाँ पढ़ रहे हम? ये 464 लास्ट। मोड ऑफ असाइनमेंट का मोड कोई भी तरीके से, या तो आप खुद कर लोगे या तो आपको कोई एजेंट करेगा। फर्स्ट 2 लाइन्स मार्क कर लो, मिल गया। उसके बाद सेकंड लाइन में लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट एनी वर्क रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई सच वर्क एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द राइट्स असाइंड ड्यूरेशन टेरिटोरियल। मतलब वो असाइनमेंट में सब लिखा होगा, कितने टाइम के लिए, कितनी देर के लिए काम कर दिखाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, एवरीथिंग। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ फटाफट से चीज़ देख लो। क्या कंसिडरेशन पेएबल होगा उसके ऑथर को या उसके लीगल हेड्स को ड्यूरिंग द करंट असाइनमेंट जो भी होगी आपकी, कि क्या करेंसी होगा, किस मोड में पैसा मिलने वाला है, हर एक चीज़, टेलीविजन एक्सटेंशन सब कुछ। मैं तो ये सोच रही थी, इसमें आपने जो बोला, जो टीवी मतलब दिखा रहे थे उसमें वो नहीं है इसमें ना, ये डब्बे में जो आपने बोला इस चैनल में नहीं, सबसे पहले इसमें चैनल नहीं है, इसमें ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट वाला है। कि भाई जैसे सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग जैसे नहीं होता कि एक तो होता है डिश, वो डिश सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, एक होता है सेटअप बॉक्स DTH, जो D2H बोलते हैं, ये सब होता है, वो अलग अलग तरीका होता है ना। तो उसका भी अलग अलग आपको राइट मिलता है कि अगर मैं किसी चीज़ को नेटफ्लिक्स पे दिखा रही हूँ तो बस उसी का ही राइट है। अगर मान लीजिए तुझे राइट दिया है कि तो इसको D2H वाले पर दिखा दे और नेटफ्लिक्स पे दिखा दे, ठीक है, फिर तो डिश पर नहीं दिखाएंगे। जैसा वो अलग अलग तरीके होते हैं, क्या क्या है क्या नहीं। यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ एवरीबडी थॉरो विद इट। कुछ डाउट कहीं पर हो गया? पक्का? पीछे क्रिश फर्स्ट पैराग्राफ डन। सेकंड हो गया? जिया तुम्हारा भी जगी हुई है। सेकंड पैराग्राफ पर द असाइनी डज नॉट एक्सरसाइज द राइट असाइन टू हिम अंडर एनी अदर सबसेक्शन ऑफ दिस सेक्शन रिजल्टेड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ असाइनमेंट। अगर मैंने तुम्हें असाइन किया तुम 1 साल तक कुछ किए ही नहीं, मैं असाइनमेंट वापस ले लूँगी। ठीक, पॉइंट पक्का? क्लैरिटी? फटाफट रीड करो। अगला, the assignment of copyright in any work contrary to the terms and conditions of the rights already assigned to a copyright society in which the author of the work is a member is void। मतलब contrary to terms and conditions अगर कुछ किया तो भी lapse हो सकता असाइनमेंट, हाँ तेरा बात ठीक है, असाइनमेंट ऑफ वर्क ही है। मेरा असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट इन एनी वर्क, किसी भी चीज़ में मैंने आपको कॉपीराइट दी है, ठीक है, जिसको आपने कॉन्ट्ररी टू टर्म्स एंड कंडीशंस आपने किया ऑलरेडी असाइन, जो मैंने आपको असाइन किया उसकी कॉन्ट्ररी किया है तो वो भी लैप्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या, जैसे मैंने वही कि मैंने देखो कोई काम दिया है, तूने उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया तो असाइनमेंट लैप्स हो जाएगी।
नहीं इसमें तो ये लिखा हुआ द मेंबर इज वॉइड वॉइड की यहाँ पर देखना ये इन विच द ऑथर ऑफ वर्क द ऑथर ऑफ द वर्क इज अ मेंबर इज वॉइड ये उस तरीके से कि वो असाइनमेंट ही वॉइड हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? अब ये मेंबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें सरल भाषा में बोल रही हूँ जो यहाँ पर उसने उन्होंने कॉपीराइट दिया लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन जो सोसाइटी के थे उस सोसाइटी के थे उसके अगेंस्ट दिया कोई असाइनमेंट तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये बता रहे हैं इसमें। हाँ बता वही रहा है। ठीक है। इसमें जो उन्होंने घुमा के लिखा है ना जो तुम कंफ्यूज हो रहे हो उसमें क्या लिखा हुआ है कि मैंने जैसे आपको समझाया था अभी कि कॉपीराइट जो भी बंदे का होता है वो खुद सारा मैनेज नहीं कर सकता, सोसाइटी है पूरी मैनेज करने वाली और आप सोसाइटी के मेंबर हो, राइट। तो अब हमने यहाँ पर क्या बोला कि इफ़ द असाइनमेंट ऑफ अ कॉपीराइट इन एनी वर्क contrary to the terms and conditions of the rights already assigned to a copyright society, मैंने तुम्हें कोई असाइनमेंट दी है, ठीक है, और मैंने किसी और को भी कोई असाइनमेंट दी है और हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे हम नहीं बोलते कि एक चैनल पे दिखाया दूसरे पे नहीं दिखाना, राइट। तो हम वो हर तरीके से बात करें, कोई भी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस तुम्हारे लैप्स हो रहे हैं तो असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट इन एनी वर्क कॉन्ट्ररी टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द राइट्स ऑलरेडी असाइंड टू अ कॉपीराइट सोसाइटी इन विच द ऑथर ऑफ द वर्क इज अ मेंबर। तुम्हें मैंने कोई भी राइट्स असाइन किए हैं उसके थ्रू अ कॉपीराइट सोसाइटी, अगर तुम उसको करते हो चेंज तो वो वॉइड है, असाइनमेंट ही वॉइड हो जाएगी इवेंचुअली, ठीक है। अच्छा घुमा घुमा के वही बोला, उसके टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करे। बोला घुमा के तभी केस स्टडी आती है किस लेसन में से? मोस्टली तुम्हें को तो लगता है कि थोड़ा बहुत केस स्टडी, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एक्सपेक्टेड हैं। इस क्वेश्चन तो घुमा के पूछोगे यार, क्वेश्चन तुम्हें कोई सीधा पूछेंगे नहीं, तुम्हें ये कितना मोड ऑफ असाइनमेंट नहीं पूछेंगे, तुम्हें ऐसा अंदर से एक स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे कमेंट, फिर करना, फिर वो अगर हम गलत कमेंट करते रहे तो देखने अच्छा लग रहा है। बस ये अगर प्रॉब्लम। अटेम्प्ट कर रखे हो ढंग का लिखा हो तो एक दो दिन भेज दे 5 मिनट तो ही मैं वो पास हो, ये तो नहीं होता। बस ये लोग इनका तरीका ही है पूछने का। तो कई बार क्वेश्चन बहुत आसान होता है, मतलब आंसर तुम्हें रटा होता है पर तुम्हें क्वेश्चन देख के नहीं पता लगेगा कि कुछ किया गया था। ये था हाँ, नहीं पेपर के बाद डिस्कस ही नहीं करना, पता क्या 3 एक्सेप्शन वही करते हैं इसका। से का मतलब अगर वो बॉडी में सर्च किया होगा वैसे आंसर इतना ही मैंने पहले लिख दिया बाहर नहीं, वैसे मैंने देखा घर जाके। क्या है और एक्सेप्शन की जगह भी बस ये लिखा हुआ था 3 एक्सेप्शंस टू हेयर से लो ये कुछ भी कितना टाइम क्या हो गया? 4:30 फटाफट और इधर 53 बंद करिए।